Hello students, today we started chapter 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ आप देखते हो, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल कॉल्ड मैटर। देखो जो हमारे चारों तरफ हर कोई चीज़, जैसे आप मिट्टी को देख लो, सैंड जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, तो हम उसे मैटर बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से पेन है, पेंसिल है, एवरीथिंग। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब एक मैटर की कुछ खासियत होती हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मतलब कि अगर जैसे पेन है, पेन को मैं एक जगह पे रख दूँ, इसने अपने एक स्पेस कवर किया है। इसके चारों तरफ अगर एक आप पेन या पेंसिल से बाउंड्री बनाएंगे तो इसने अपना एक स्पेस कवर किया हुआ है। ठीक है। कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और हैविंग मास, जिसका अपना एक मास हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। तो जो मास है उसकी एसआई यूनिट आपकी बुक में मेंशन है सबसे नीचे फर्स्ट पेज पे, किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड किलोग्राम। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर एम क्यूब। इसी तरह से अगर वैसे तो कॉमनली हम वॉल्यूम को हम कॉमनली लीटर में मेंशन करते हैं। तो 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के। अब आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिनको हम पंच तत्व भी बोलते हैं। तो 5 बेसिक एलिमेंट कौन से थे? पहले जो ग्रीक साइंटिस्ट थे एंशिएंट टाइम में, तो उन्होंने हमें बताया था कि सभी चीज़ें पंच तत्व से मिलके बनी हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर की। मतलब कि मैटर की फ़िज़िकल नेचर कैसी होती हैं, कि आप उसे कैसे पहचानोगे कि एक मैटर है। जैसे मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आप मिट्टी को देखें, रेत को ले लें, रेत को आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटी छोटी माइन्यूट पार्टिकल्स से वो मिलके बनी हुई है, तो हम उसे बोलते हैं मैटर। ठीक है। अब जैसे आप पानी को ले लें, एक बीकर के अंदर, एक बीकर में मैंने जैसे पानी भर लिया। ठीक है। अब पानी के अंदर जैसे ही मैं सॉल्ट को डालूंगी तो सॉल्ट उसमें घुल जाता है। अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ये घुल जाएगा अपने आप ही। थोड़ा सा भी आप उसे स्टेयर करोगे चम्मच या किसी और चीज़ के साथ हिलाओगे तो वो वाटर है वो सॉल्ट में सॉल्ट है वो वाटर में मिक्स हो जाता है, तो सॉल्टी वाटर बनता है। तो इसका मतलब क्या था कि वाटर के अंदर कुछ ऐसा स्पेस था जहाँ पे ये सॉल्ट के पार्टिकल जाके अटैच हो गए, इंटरमिक्स हो गए, जिससे सॉल्टी वाटर फॉर्म हुआ। अब कहते हैं कि हाउ स्मॉल पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं। एक पोटेशियम परमैंगनेट का आपकी बुक में एग्जाम्पल है, वो आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक मैटर की। देखो, स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। दूसरा क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं। मूव का मतलब जैसे कि अगर आप उन्हें जब देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो उनके पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। पानी के पार्टिकल्स इस तरह से लगातार मूव करते रहते हैं। इस कॉन्टीन्यूसली मूविंग को हम एक टर्म देते हैं केमिस्ट्री के अंदर, काइनेटिक एनर्जी। तो कॉन्टीन्यूसली मूविंग ऑफ पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है, बहुत ही स्पीड से फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, आयरन नेल और चॉक पीस। अब वो कहता है कि इसकी हेल्प से हम जानेंगे कि कैसे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को पार्टिकल। जैसे आयरन नेल है, एक तरफ आप आयरन की कील जो बोलते हो आप, लोहे की कील ले लेंगे, दूसरी तरफ आप चॉक ले लेंगे। ठीक है। तो आपको कौन सी चीज़ तोड़नी ईजी है? आपको चॉक तोड़ना इजी होगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट जो करते हैं उनके पार्टिकल, उनके बीच में एक फ़ोर्स होता है जिसके कारण से वो बंधे रहते हैं। तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल। तो आयरन नेल को तोड़ना ईजी नहीं होगा,
चॉक को तोड़ना ईजी होगा क्योंकि उनकी जो पार्टिकल्स की अट्रैक्शन है वो नील से कम होती है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होता है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उन ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम भी फिक्स होती है, और रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है कि मतलब सॉलिडिटी होती है उनके अंदर। जैसे एक पेन है, पेन का एग्जांपल ले लें आप। पेन एक सॉलिड है, उसकी एक डेफिनेट शेप है, जहाँ पे रखोगे वहीं पे ही उसकी शेप ऑर्गेनाइज हो जाती है। ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेकेंडली हम बात करते हैं द स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकंड है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फिक्स शेप ना होने का कारण है, आप जानते हैं कि जो जैसे वाटर है एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड की एक टाइप होती है वाटर, तो उसको आप किसी भी चीज़ के अंदर डालते हो तो वो एक डेफिनेट शेप नहीं होती, इसीलिए जिसमें भी डालोगे वो उसी जैसा ही उसकी शेप वो गेन कर लेता है, ठीक है। जैसे गिलास में डालोगे गिलास जैसी शेप दिखेगी, किसी भी बाउल में डालोगे तो बाउल जैसी शेप लगेगी। अब हम देखते हैं कि जो लिक्विड पार्टिकल, इनके कारण कुछ होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होते हैं वो 3 स्टेट्स हैं जैसे मैटर की। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इस तरह से देखो डेफिनेट शेप कैसे होती है इनकी, देखिए थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं हम इनको। 3 भी कर लेते हैं, ठीक है। एक में मान लीजिए मैंने सॉलिड कोई चीज़ ले ली, तो जो सॉलिड होते हैं ना उसके पार्टिकल्स इस तरह से अटैच होते हैं, देखो सॉरी ओवरलैपिंग नहीं करते, बिल्कुल इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक है, एक तरफ आप देखेंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ आप ले लीजिए ये, ओके। ये पार्टिकल्स हैं सपोज, तो ये जो इसमें जो आप देख रहे हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, तो सॉलिड के अंदर इस तरह से होते हैं, टाइटली अटैच्ड होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं विद ईच अदर। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको हम। इधर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, देखिए ये बाउंड नहीं है, इनके बीच में गैप है, ठीक है। ये जो गैप है इनके बीच में देख लो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी इससे कम होती है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से बहुत कम होती है, जिसके कारण से आप देख पाते हैं कि जो गैस है वो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाव, ठीक है। इधर कंप्रेसिबिलिटी कम होती है और इसमें बिल्कुल ना के बराबर होती है। जैसे CNG कंप्रेस नेचुरल गैस है, LPG है, ये इनमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैस, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा कंप्रेस से ही बनती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो किसी भी चीज़ के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी बुक में NCERT में एक एक्टिविटी है कि इसमें क्या किया है, बर्नर में आइस को लिया है, ठीक है, और नीचे बीकर में आइस को लिया है और नीचे बर्नर जला दिया उन्होंने, यानी आग लगाई है थोड़ी सी। तो उससे क्या होगा, बर्नर को जैसे आप फास्ट करते हो तो ये धीरे धीरे पिघल के मेल्ट होके किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। तो आप देख पाते हैं कि अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए, बढ़ा दिया, तो जो आइस थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई,
तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस होती है, इसको बोलते हैं 273 केल्विन पे यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो SI यूनिट होती है टेम्परेचर को कि उसको हम बोलते हैं केल्विन, ये आपको पता होनी चाहिए। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? केल्विन। तो वाटर वेपर जो होते हैं वो 373 केल्विन पे यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनका हैविंग मोर एनर्जी दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, मतलब उसी टेम्परेचर पे जो वाटर वेपर है उसकी एनर्जी वाटर से ज़्यादा होती है। यानी वाटर वेपर कौन से होती है? भाप की एनर्जी पानी से ज़्यादा होती है कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप देख पाते हैं जब पानी उबलता है तब की बात कर रहे हैं। तो जो पानी पूरी तरह से किस में बदल चुका होता है? भाप में बदल रहा होता है। तो भाप की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से ढक्कन अगर आपने किसी पतीले के अंदर चढ़ाए हुए पानी तो ढक्कन एकदम से नीचे गिर जाता है भाप की से एनर्जी से, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, जिसके कारण से स्टीम के अंदर यानी भाप के अंदर, वाटर वेपर्स के अंदर पानी से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। नेक्स्ट बात है सब्लिमेशन, और इस तरह की आपने छोटी छोटी टर्म्स देखी होंगी, वो और देख लेते हैं एक बार। अगर सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए, सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। अगर गैस लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे स्टीम है, भाप है, वो धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो पानी में बदल जाएगी, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड गैस में बदल जाए उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, जैसे सॉलिड आइस है पानी में बदल जाए, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, तो हम सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और ये होता है लिक्विड को सॉलिड में बदलना, फ्यूज़न कहलाता है। लिक्विड का सॉलिड में बदलना फ्यूज़न कहलाता है। सॉलिड से गैस में बदलना डिपोजिशन, गैस सॉलिड से गैस में बदलना सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में बदलना डिपोजिशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। अब हम एक टर्म आपने देखी होगी बुक के अंदर, ड्राई आइस, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ड्राई फॉर्म में होती है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे बनती है। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं ड्राई आइस। तो ये था मैटर इन आवर सराउंडिंग। थैंक यू।